अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू से गड मां यहाँ जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में पाण आलमी मामलन ऐं आलमी हादसनि के हवाले से ॻाल्हियूं कंदा आहियूं। ऐं अॼुकल्ह जेका आलमी लेवल ते ॻाल्हि डिस्कस पई थिए उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अफ़गानिस्तान जो इशू आहे। हर पासे अफ़गानिस्तान के इशू के डिस्कस कयो पियो वञे, जिते 20 सालनि जी जंग खां पोइ तालिबाननि पूरे अफ़गानिस्तान ते कंट्रोल करे वरितो आहे। अफ़गानिस्तान जी अंदरूनी सूरत हाल छा आहे ऐं अफ़गानिस्तान जा आलमी दुनिया से कहिड़ा ताल्लुकात थी सघनि था, इन हवाले से असांखे जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी ऐं अफ़गानिस्तान इशूज़ ते तमाम गहरी नज़र रखंदड़ हामिद मीर साहब असां गॾु मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को फतह कर लिया, बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी मुश्किलात अफगानिस्तान में उनके सामने है। आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज अफगान तालिबान के लिए क्या है आपकी नजर में? सबसे बड़ा चैलेंज अफगान तालिबान के लिए ये होगा कि उन्हें वहां पर अमन और इस्तेहकाम पैदा करना है, और अमन और इस्तेहकाम के लिए वहां पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो ना सिर्फ दाइश है, बल्कि कुछ और भी वहां पर इंतहाब पसंद ग्रुप हैं जिनकी के तालिबान के साथ नजरियाती ही नहीं है। तो दाइश जो है उसने काबुल के टेक ओवर के बाद तालिबान पर और अमेरिकी फौज पर काबुल एयरपोर्ट पर हमला भी किया था, जिसमें बहुत से लोग जो है वो मारे गए थे। और दाइश ने ये साबित किया कि तालिबान जो है वो काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत नहीं कर सकते। अब तालिबान जो है वो पंजशेर वैली की तरफ उनकी यलगार है, उनकी कोशिश है कि पंजशेर को भी फतह किया जाए, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस हो रही है। तो उनको अंदरूनी तौर पर फिलहाल सिर्फ पंजशेर में मुजामत का सामना है, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान के हालात बेहतर ना बना सके और उनकी जो रिट है वो अफगानिस्तान में कायम ना हो सकी, तो उनके लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे। एक और जो बड़ा चैलेंज है उनके लिए वो ये है कि अब जबकि अफगानिस्तान के अक्सर इलाके जो हैं वो उनके कंट्रोल में हैं, तो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उस पर ऐसे ग्रुप्स की मौजूदगी या ऐसे ग्रुप्स की सरगर्मियां जो है वो तालिबान के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती हैं, जो कि मुख्तलिफ रीजन के जो कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। जैसा कि TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उसके जो बहुत से लीडर हैं वो तालिबान के हामी हैं, अफगान तालिबान के साथ उनका अलायंस है। इसी तरह ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कुछ बागी जो हैं वो भी उनकी सफ़ों में शामिल हैं। फिर जो चाइना के जो सिनकियांग के मुसलमान हैं उनका ग्रुप जो है वो भी अफगानिस्तान में मौजूद है। फिर इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के बहुत से लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और इन लोगों में सिर्फ अफगान और अरब शामिल नहीं है, बल्कि इनमें बांग्लादेशी भी हैं, इनमें इंडियंस भी हैं, इनमें बर्मीज भी हैं। तो इन सब ग्रुप्स को कंट्रोल करना तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा। अगर तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो हो सकता है कि फिर वो उनके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लें। अदरवाइज तालिबान के लिए बड़ा मसला होगा। अच्छा सर, आप ये फरमा रहे हैं कि दाइश तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। हम सपोज कर लेते हैं कि तालिबान खुद अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दाइश अफगानिस्तान से बैठ के किसी दूसरे ममालिक में हमले करवाते हैं, तब भी यही समझा जाएगा कि तालिबान उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और अफगानिस्तान सरजमीन दूसरों के लिए इस्तेमाल होगी। आप फरमाएं कि दाइश को अफगान तालिबान कैसे कायल करेंगे कि वो धमाके ना करें, खुद कुछ बमबारी ना करें, जैसे हमने काबुल एयरपोर्ट पर देखा, क्योंकि कल तक अफगान तालिबान खुद यही काम करते रहे। नहीं, देखिए, अफगान तालिबान जो है उनका मौकफ ये है कि उनके मुल्क में गैर मुल्की फौज ने हमला किया था और वो उसके खिलाफ मुजामत कर रहे थे। दाइश जो है ये इराक में इसने जन्म लिया। दाइश जो है वो इराक में जब अमेरिकी फौज आई तो इसने वहां पे जन्म लिया। इराक में अलकायदा और दाइश के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और फिर वो लड़ाई जो है वो अफगानिस्तान में आई है, और अफगान तालिबान ने उसका फायदा ये उठाया है कि दाइश के खिलाफ उन्होंने पहले ईरान की सपोर्ट हासिल की, फिर उन्होंने दाइश के खिलाफ जो है रशिया की सपोर्ट हासिल की। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि दाइश के खिलाफ वो अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल करें।
तो अफगान तालिबान और दाइश के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए कि अफगान तालिबान की दाइश के साथ पिछले 4-5 साल से लड़ाई चल रही है। दाइश ने अफगानिस्तान में 2015 में जन्म लिया था और जो तालिबान है उनकी ये कोशिश होगी कि दाइश के नाम पर वो रीजन के जो बाकी कंट्रीज हैं वो उनके साथ ताल्लुकात कायम करें, और उसमें चाइना के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। बल्कि कल दोहा में जो तालिबान के लीडर हैं अब्बास तानकज़ई, उनकी चाइना के जो नायब वजीर खारजा उनके साथ बातचीत भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि दाइश की सरगर्मियां जो है अफगानिस्तान में, इसका तालिबान फिलहाल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर दाइश की सरगर्मियों पर वो कंट्रोल ना पा सके तो फिर तालिबान जो है उनको नुकसान हो सकता है। सर ये फरमाइएगा कि अगर अभी तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया और उसके बावजूद भी अगर क्या कहते हैं अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन जाए तो दुनिया के पास क्या ऑप्शन होगा अफगानिस्तान को लेकर? बिल्कुल, फिर अगर अफगानिस्तान की सरजमीन जो है उसको दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा और अफगान तालिबान जो है वो अफगान सरजमीन पर जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल करने में कामयाब ना हुए तो फिर उनके लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे। इसलिए आप देखें कि मुख्तलिफ जो मगरबी ममालिक हैं उनके नुमाइंदे जो हैं वो तालिबान को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ये यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। आप देखें इस सिलसिले में जो अफगान तालिबान है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इंडिया को भी इंगेज किया जाए, और दोहा में जो अफगान तालिबान के कुछ लीडर हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं भारतीय हुकाम के साथ। इसके अलावा अनस हकानी साहब जो हैं उन समेत सुहेल शाहीन साहब, बहुत से जो अफगान तालिबान के लीडर हैं वो इंडियन मीडिया को भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तालिबान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो इंडिया जो ये बार बार कहता था कि नो टॉक्स विद टेरर, अब ना सिर्फ उस इंडिया के डिप्लोमेट्स जो है वो तालिबान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि इंडियन मीडिया भी उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो ये एक तालिबान को मौका मिल रहा है कि उनको दुनिया एंगेज करने की कोशिश कर रही है, तो उनको भी चाहिए कि वो दुनिया को सेटिस्फाई करें, और इसके साथ साथ अमेरिका समेत जो बाकी दुनिया है उसको चाहिए कि अगर तालिबान उनके साथ एंगेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसको पॉजिटिव सेंस में लें और ये तासुर ना दें कि उन्होंने अफगानिस्तान को एक दफा फिर फरामोश कर दिया। अगर तालिबान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेटिस्फाई ना कर सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने सही तरीके से तालिबान को एंगेज ना किया और अफगानिस्तान एक कमजोर रियासत बन गई, तो फिर आप देखें कि इस वक्त जो आलमी सूरत हाल हमारे सामने है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जहां जहां पर रियासत कमजोर होती है वहां पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और जो मिलिटेंट्स हैं उनका असर रसूख बढ़ता है, और अगर अफगानिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो उसका नुकसान पूरे खित्ते के ममालिक को होगा। मीर साहब ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान में एक मरतबा फिर तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है, क्या ये खित्ते के ममालिक और पूरी दुनिया के लिए ये खुशाइंद बात है या दुनिया को इससे परेशान होना चाहिए कि ये मिलिटेंट ग्रुप जब चाहें जहां चाहें किसी भी मुल्क पे अटैक कर सकते हैं और कब्जा कर सकते हैं? नहीं, देखें अफगानिस्तान की सूरत हाल को आप जरा मुख्तलिफ तनाजर में देखें, क्योंकि आप देखें कि अमेरिका जहां जहां पे जाता है दुनिया में वहां पर इंस्टेबिलिटी फैलती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि इराक में वो गए तो इराक में सूरत हाल बेहतर होने की बजाय सूरत हाल खराब हो गई। इसी तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोशिश की, पहले हामिद करजई साहब को ले आए, फिर अशरफ गनी को ले आए, और मैं ये समझता हूं कि अगर अशरफ गनी जो है वो अगर भगोड़ा ना बनता और दुम दबाकर काबुल से भागता ना तो शायद तालिबान इतनी आसानी से काबुल पर कब्जा ना कर सकते। तो मेरी राय में अशरफ गनी का जो फरार है, जो भागना है, डॉलरों समेत जो भाग गया, वो उससे तालिबान को बहुत फायदा हुआ है। तो ये तालिबान को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, उनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, उन्हें जो है ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका के खिलाफ मुजाहमत करना, अफगानिस्तान के पहाड़ों में गुरिल्ला जंग लड़ना, ये एक आसान काम था। ये काम तो जो अफगान हैं
वो 1979 से कर रहे थे। पहले 10 साल उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजामत की, फिर उसके बाद एक फेज आया 1990 से लेके और 1995-96 तक खाना जंगी होती रही। फिर उसके बाद फिर तालिबान की हुकूमत आई, उसके बाद 20 साल उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मुजामत की। तो मुजामत करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक मुल्क को चलाना और लाखों सरकारी मुलाजमीन और पुलिस और फौज, इसकी तनख्वाहों का बंदोबस्त करना, मुल्क में तालीमी इदारे चलाना, सरहदों की हिफाजत करना, मुल्क को अमन और सिक्योरिटी देना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए अफगान तालिबान के लिए जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, उनको हमें सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो तालिबान के चैलेंजेस हैं। अगर दुनिया ने इस सूरत हाल में वही रवैया अख्तियार किया जो 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन के विड्रॉल के बाद दुनिया ने वो रवैया अख्तियार किया था, और अमेरिका भी चला गया वहां से और बाकी सारे भी चले गए, और वहां पे खाना जंगी हुई और उस खाना जंगी के नतीजे में तालिबान क्रिएट हुए। तो अब अगर तालिबान नाकाम होते हैं तो यकीनन बहुत से लोग खुश होंगे कि तालिबान नाकाम हो गए, लेकिन तालिबान अगर नाकाम होते हैं तो इसके नतीजे में अफगानिस्तान मजीद कमजोर होगा, और अफगानिस्तान की जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं वहां पे मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो है वो मजबूत हो जाएंगे, और उससे एक या दो ममालिक नहीं बल्कि खिते के 5-6 ममालिक जो हैं उनके लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे। अच्छा मीर साहब, ये फरमाइएगा कि तालिबान अब तक हुकूमत कायम करने में कामयाब नहीं हुए, हालांकि उनकी जो बातें हैं वो चल रही हैं जिसमें अब्दुल्ला, हामिद करजई और हिकमत यार के शामिल होने की बातें भी सामने आ रही हैं। आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से कि तालिबान कौन सा निज़ाम हुकूमत इंप्लीमेंट करेंगे अफगानिस्तान में? मैं समझता हूं कि इस वक्त वही सूरत हाल है जो कि काफी साल पहले 1992-93 में थी। उस वक्त भी अमेरिका जो है उसने मुख्तलिफ मगरबी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर जो उस वक्त मुजाहिदीन की जो क़यादत थी उसको फोर्स किया था कि वो डॉक्टर नजीबुल्लाह को भी आप हुकूमत में शामिल करें, एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। वो उसको हुकूमत का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं थे, और फिर आखिरकार जो है फिर उसका नतीजा खाना जंगी की सूरत में निकला। तो मैं समझता हूं कि अफगान तालिबान जो है वो कोई ऐसी हुकूमत नहीं बनाएंगे जिसमें कि हामिद करजई साहब शामिल हों और पिछली हुकूमतों के लोग शामिल हों। वो एक ऐसी हुकूमत जरूर बनाएंगे जिसमें पश्तून भी शामिल हों, उसमें ताजिक भी शामिल हों, उज़्बेक भी हों, हज़ारा भी हों, यहाँ तक कि वो ख़वातीन को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पिछली हुकूमत के मिनिस्टर्स भी उसमें शामिल हो जाएंगे, डॉक्टर अब्दुल्ला भी शामिल हो जाएंगे, मेरे ख्याल में ये काफी मुश्किल होगा। और सबसे अहम बात यह है कि मेरी कुछ अफगान तालिबान के कुछ रहनुमाओं से मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मेरे साथ बात की, तो मैंने कहा कि ये आप अफगानिस्तान में इतनी बड़ी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है काबुल में, तो क्या ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसको इस्तेमाल किया जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ, इस बिल्डिंग को तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अफगानिस्तान में जमहूरियत हो। मैंने कहा जी, अफगानिस्तान में पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बार बार इलेक्शन होते रहे और लोगों को वोट देने का तरीका भी पता चल गया है, एक रवायत कायम हो गई है, तो आप जमहूरियत के क्यों खिलाफ हैं? उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि अमेरिका के सऊदी अरब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं कि नहीं है? मैंने कहा जी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने कहा वहां पे जमहूरियत है? मैंने कहा हाँ जी, वहां पे जमहूरियत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मिस्र में मोहम्मद मुर्सी साहब की हुकूमत जो है वो जमहूरी हुकूमत थी? मैंने कहा हाँ जी, जमहूरी हुकूमत थी। उन्होंने कहा वो मुंतखब सदर थे? मैंने कहा हाँ जी, वो मुंतखब सदर थे। तो उन्होंने कहा कि फिर अमेरिका ने उस मुंतखब जमहूरी सदर को फौज के जरिए टॉपल करवाया और फिर उसको कत्ल करवा दिया और उसके साथियों को फांसी लगवा दिया। तो अमेरिका का जहां पे इंटरेस्ट होता है वहां पे वो बादशाहत को भी सपोर्ट करता है, डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट करता है। जहां पे उसका इंटरेस्ट होता है तो वहां पर वो जमहूरी हुकूमत को फौज के जरिए टॉपल करवा देता है। तो इसलिए हमें आप जमहूरियत का सबक ना पढ़ाएं। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट कायम हो जिसमें तमाम एथनिक माइनॉरिटीज जो है वो शामिल हों, लेकिन अमेरिका हमें जमहूरियत का सबक पढ़ाने की कोशिश ना करे। मीर तो साहब, ये आप ये उनका फरमा रहे एक हैं कि मौक़िफ़ है। अफगानिस्तान में ना जमहूरियत होगी, ना पार्लियामानी निज़ाम होगा, ना सदारती निज़ाम होगा, लेकिन अफगानिस्तान में अमरीकी नवाज हुकूमत जरूर होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी नवाज हुकूमत कायम होगी, मैं ये कह रहा हूं कि अफगान तालिबान
अमेरिका के दबाव पर अफगानिस्तान में जमहूरियत लाने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका रवैया जो है वो डिफाइंस वाला है। वो अमेरिका के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, वो अमेरिका के साथ पार्टनरशिप बनाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी है कि सऊदी अरब समेत बहुत से जो अरब ममालिक हैं वहां पे जमहूरियत नहीं है, लेकिन वो ममालिक जो हैं वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। तो अफगान तालिबान कहते हैं कि ठीक है, हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जमहूरियत का सबक ना पढ़ाया जाए। हम अफगानिस्तान में अपनी मर्जी का निजाम लाएंगे। ठीक है मीर साहब, ये फरमाइएगा कि अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला, इसको आप कैसे देखते हैं? ये दुरुस्त फैसला था कि गलत फैसला था, या इसकी टाइमिंग आगे पीछे हो सकती थी, वो गलत थी? मैं समझता हूँ कि अमेरिका का जो अफगानिस्तान से इनखला का जो तरीकाकार है ये ठीक नहीं था। अमेरिका को दोहा एग्रीमेंट पर अमल दरामद करना चाहिए था। उस दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें 31 अगस्त तक अपनी फौज निकालनी थी, लेकिन ये अचानक सब कुछ इसलिए हुआ कि अफगान तालिबान काबुल के अंदर घुस गए, इसलिए कि अशरफ गनी जो है वो भाग गया। और ये तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी कह रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है और दुनिया जो है वो बड़ी परेशान नजर आती है कि जो तालिबान काबुल में आ गए हैं और अमेरिकी वहां से चले गए हैं। तो अमेरिकी जिस तरीके से गए हैं ये इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि अशरफ गनी को वही लेके आए थे। अशरफ गनी के की फैमिली जो है उसको, उनके बच्चे अभी भी अमेरिका में रहते हैं, अब वो यूएई में जाके बैठ गए हैं। तो अमेरिका हो सकता है कि इस तरीके से ना जाता जिस तरीके से गया है, अगर अशरफ गनी साहब वहां से ना भागते। मीर तो साहब, अशरफ गनी को गए हुए तकरीबन 1 माह हुआ होगा, लेकिन अमेरिका से जो अमेरिका का इनखला था अफगानिस्तान से, उसकी बातें तो तकरीबन 2020 से, फरवरी 2020 से स्टार्ट हो गई थी। नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तो दोहा एग्रीमेंट में तय कर लिया गया था, लेकिन ये उनके इनखला का जो एक बाकायदा तरीकाकार था, उन्होंने इस तरह से नहीं जाना था जिस तरह के वो गए हैं। देखिए ना, अशरफ गनी 15 अगस्त को भागा है और आज आप देख लें क्या डेट है। अशरफ गनी 15 अगस्त को भागा है, तो अभी तो इसको मुश्किल अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, और उसके भागते साथ ही चंद घंटों के अंदर अंदर तालिबान जो है वो काबुल के अंदर दाखिल हो गए। जब अशरफ गनी भाग गया तो उनकी जो फौज है वो कोलैप्स कर गई। लोगों ने कहा कि अगर सदर साहब भाग गए हैं तो फिर हम किसके लिए लड़े। तो उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया या उन्होंने अपनी वर्दियां उतारी और गायब हो गए। तो यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अमेरिका भी इसका जिम्मेदार है कि अमेरिका अशरफ गनी जैसे एक इंपोर्टेड पपेट लीडर को क्यों लेके आया वहां पे। आप देख लें पूरी दुनिया में जहां जहां पे इंपोर्टेड लीडरशिप को, पपेट लीडरशिप को इंपोज किया जाता है, वहां पे ऐसा ही होता है। आप इराक में भी ऐसा ही हुआ है, तो अब आप अफगानिस्तान में देख ले, वहां पे भी ऐसा हुआ है। तो इसलिए ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर अशरफ गनी ना भागता तो आज अफगानिस्तान में वो सूरत हाल ना होती जिस पर आप मुझे सवालात कर रहे हैं। अगर सदर अशरफ गनी इस वक्त अफगानिस्तान में होते तो अफगानिस्तान के हालात क्या होते हैं आपकी नजर में? देखिए, अगर अशरफ गनी ना भागा होता अफगानिस्तान से, तो इस वक्त वहां पर जो अफगान नेशनल आर्मी है वो इंटैक्ट होती, वहां पे पुलिस जो है वो इंटैक्ट होती, तालिबान जो है वो हो सकता है कि काबुल के दरवाजे पर पहुंच गए होते, बातचीत हो रही होती, दोहा में बातचीत हो रही होती, कहीं और बातचीत हो रही होती। एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड नेशनल गवर्नमेंट के लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यूनाइटेड नेशंस है, उसके पास एक बार्गेनिंग पावर होती। अब तो किसी के पास कोई बार्गेनिंग पावर ही नहीं है। तो अशरफ गनी जो है उसने तो जो पूरा अफगानिस्तान है वो प्लेट में रखकर तालिबान के हवाले कर दिया। तो इसमें अब अमेरिका क्या करता? ठीक है सर, अब ये फरमाइएगा कि रिवायती जो जंगें हुआ करती थी वो तो उनका दौर खत्म हो चुका है। अगर आइंदा अफगानिस्तान में या किसी खित्ते में कोई जंग होगी तो आप क्या समझते हैं कि उस जंग की नोयत क्या होगी? अगर कल को कोई दाइश या कोई ऐसा ग्रुप जो उठता है उसके खिलाफ रिवायती जंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया ने रिवायती जंग करके देख ली है, इसमें कामयाबी नहीं मिलने वाली किसी को। नहीं, देखिए, ये रवायती जंग नहीं थी। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने अफगानिस्तान में इस चीज को कंधार से जलालाबाद तक, जलालाबाद से काबुल तक, मज़ार शरीफ तक, मैं पिछले कई सालों में मैंने इसको बड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। जब हम वहां पर काबुल में या कंधार में अफगान नेशनल आर्मी के लोगों से या अफगान पुलिस से या इवन उनके जो सरकारी अफसरान हैं, उनके जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जब हम उनसे बात करते थे तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे कि तालिबान जो है वो छोटी बुराई है, अमेरिका बड़ी बुराई है। अच्छा, हामिद मीर सां असांजी ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे जारी आहिनि। हामिद मीर जो तजियो अवां ॿुधो पिया। वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो।
प्रोग्राम में एक दफ़ा बिहार भली कार। अच्छा मीर साहब ये फरमाइएगा कि जो बाइडेन अपने बयान में कहते हैं कि वो जो इनखला है अफगानिस्तान का उसको गैर मामूली कामयाबी करार देते हैं, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। यूं महसूस होता है कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने नहीं बल्कि यहाँ से सेफ पाथ लेके भागने को ही असल कामयाबी करार दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये कोई अमेरिका पहली दफा किसी मुल्क से नहीं भागा। मैं आपको मिसाल देता हूं कि 1993 में अमेरिका सोमालिया से भी इसी तरह भागा था। वहां पर अलकायदा और जनरल फरा अदीब जो है उन्होंने चंद सौ फाइटर्स के जरिए वहां पे हजारों अमेरिकी फौज को भगा दिया था। फिर इसी तरह अमेरिका जो है वो सऊदी अरब में आया, उसने वहां पे बेसिस कायम किए। सऊदी अरब में उसका जो अराइवल था उस पे उसामा बिन लादेन ने वहां पे दहशतगर्दी के हमले शुरू किए, बम धमाके शुरू किए। अमेरिका वहां से भी चला गया और अब अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से भी चला गया। तो ये पहली दफा अमेरिका नहीं गया। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका जो है उसके अफगानिस्तान से जाने की एक बड़ी वजह तो ये है कि देखें, आप इसको जरा हकीकत पसंदी से इसका जायजा लें कि अमेरिका हजारों मील दूर बैठा हुआ है। वो अफगानिस्तान में आया था 9/11 का बदला लेने के लिए। तो 9/11 का बदला उसने एबटाबाद में ले लिया। उसने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ढूंढ कर मार दिया। अब उसके बाद अमेरिका जो है वो नेशन बिल्डिंग के लिए तो नहीं आया था कि अमेरिका ने एक पूरा मुल्क जो है उसकी तामीर नौ करनी है। 20 साल तक वो पैसे देते रहे, रिकंस्ट्रक्शन करते रहे, वहां पे स्कूल बनाते रहे, यूनिवर्सिटियां बनाते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी गलती से अशरफ गनी जैसे नाअहल लोगों को वहां पे मुसल्लत किया जो जो कि बहुत गैर मकबूल थे, बड़े अनपॉपुलर थे। लेकिन आप ये देखें कि जब अमेरिका जो है वो उसने एक तरफ अपने आप को अफगानिस्तान में उलझा दिया, दूसरी तरफ इराक में उलझा दिया, तो हुआ क्या कि जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा एक हरीफ है चाइना, उसने अपने आप को इक्तिसादी तौर पर बड़ा मजबूत कर लिया और चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर बन गया। और चाइना ने पाकिस्तान में सी पैक शुरू कर दिया, रोड एंड बेल्ट रोड के हवाले से उसने बहुत से मंसूबे शुरू कर दिए। फिर चाइना का और रशिया का इत्तेहाद हो गया। फिर अमेरिका जो है उसकी ईरान से भी लड़ाई थी, ईरान पर उन्होंने इक्तिसादी पाबंदियां लगाई हुई थी, ईरान ने तालिबान को सपोर्ट करनी शुरू कर दी। तो अमेरिका को ये लगा कि हम अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन रहा है और उन्होंने चाइनीज ने तालिबान के साथ भी मामला ठीक कर लिए हैं, रशियन के साथ भी ठीक कर लिए हैं, ईरान में उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो अमेरिका ने ये सोचा कि अब यहाँ पर अशरफ गनी जैसे नाअहल लोगों को डॉलर भेजते रहने से बेहतर है कि हम यहाँ से निकल जाएं। और मेरा ख्याल है कि अब कोशिश वो ये करेंगे कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में तालिबान का और चाइना का और रशिया का और ईरान का एक इत्तेहाद वो कोशिश करेंगे कायम ना हो, और वो कोशिश करेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज को और जो खिते के ममालिक हैं उनको तालिबान के साथ एंगेज करके उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि वो एक नया तालिबान के साथ इत्तेहाद कायम ना करें। तो मैं समझता हूँ कि चाइना का जो थ्रेट है वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी अमेरिका के अफगानिस्तान से इस तरह जल्दी जल्दी में चले जाने की। एक ये बहुत बड़ी वजह थी और इस पर लोग ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। अमेरिका जो है वो इसलिए जल्दी जल्दी निकल गया अफगानिस्तान से कि आने वाले वक्त में वो इस खिते में जो चाइना की सुपरमेसी है, जो बढ़ता हुआ असर और नफूज है, उसको वो चैलेंज करने की कोशिश करेगा। अच्छा मीर साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका की जो नाकामी है, एक तो आप फरमा रहे हैं कि वहाँ की जो जियोग्राफी है अफगानिस्तान की वो इतनी टिपिकल है कि कोई भी मुल्क जो आके अफगानिस्तान में कार्रवाई करता है वो कामयाब नहीं होता है कि ये बात फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि इस खित्ते के जितने भी ममालिक थे जो अफगानिस्तान के पड़ोसी थे, अमेरिका का उनके साथ अच्छे ताल्लुकात ना होना ये भी अमेरिका के लिए एक नेगेटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है अफगानिस्तान के हवाले से। देखिए, हकीकत जो है वो ये है कि अफगानिस्तान के जो इर्द गिर्द बहुत से ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो 9/11 के बाद अमेरिका का एक नॉन नेटो अलाई था और वॉर अगेंस्ट टेरर में एक फ्रंट लाइन स्टेट थी। इसी तरह उज़्बेकिस्तान में भी अमेरिका के पास अड्डे मौजूद थे, ताजिकिस्तान के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे थे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा जो हमसाया है ईरान, उसके साथ अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और चाइना के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे।
और इसके अलावा अमेरिका जो है उसने इंडिया को बहुत इस्तेमाल किया, सऊदी अरब को बहुत इस्तेमाल किया, यूएई को बहुत इस्तेमाल किया, और ये सारे लोग जो हैं, सारे ममालिक जो हैं, ये अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात मैं बार बार जो आपको कह रहा हूँ वो ये है कि एक तो अफगानिस्तान की टेरेन बड़ी मुश्किल है, वहां पर किसी भी सुपर पावर का मुजाहमत करना इतने तवील अरसे तक ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात ये है कि मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा कि अमेरिका इस तशवीश में मुब्तला था कि उसको अफगानिस्तान में जो उलझा दिया गया है या वो खुद उलझ गया है, उसका चीन बहुत फायदा उठा रहा है, तो इसलिए वो निकल गया वहां जल्दी जल्दी से। और उसकी कोशिश ये होगी कि अब इस खिते में एक इकोनॉमिक वॉर जो है, जो चाइना ने एक इकोनॉमिक सुपरमेसी कायम करने की कोशिश की है, तो अमेरिका उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। अच्छा मीर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी तक हम देखते हैं कि कई ममालिक ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को ऑफिशियली तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी मालूमात क्या है इस हवाले से कि कौन कौन से ममालिक अनकरीब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को सरकारी लेवल पे एक्सेप्ट करने वाले हैं? बातचीत तो बहुत से ममालिक की जारी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार की हुई है बहुत से ममालिक ने, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है। देखो और इंतजार करो की पॉलिसी है, और इसमें मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी है कि अभी देखना है कि तालिबान जो है वो क्या करते हैं, और जब उनकी हुकूमत कायम हो जाती है तो फिर वो बाकी दुनिया के साथ कैसे एंगेजमेंट करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, उस सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने से तालिबान रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है तालिबान के अपने बिहेवियर पर। अगर तालिबान सिर्फ दुनिया को ये बताने की कोशिश करेंगे कि दाइश के खिलाफ सिर्फ हम ही मुजाहमत कर सकते हैं, इतना काफी नहीं है। अफगान तालिबान को एक पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान को ये भी कोशिश करनी होगी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको महफूज बनाया जाए, और आए दिन जो अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान पर हमले होते हैं वो हमले भी बंद किए जाएं। तो हो सकता है फिर पाकिस्तान भी इस पे गौर करे कि हमें तालिबान की हुकूमत के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को इस सिलसिले में पहल नहीं करनी चाहिए, पहले इंतजार करना चाहिए, पहले दूसरे ममालिक जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें, फिर पाकिस्तान तस्लीम करे। इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो मुफ्त में बदनाम हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने पहल की, उनको सफारती तौर पर तस्लीम कर लिया, क्योंकि इंडिया समेत बहुत से ममालिक वैसे ही इल्जाम लगा रहे हैं कि तालिबान जो है वो उनका वो प्रॉक्सी है पाकिस्तान की। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा मीर साहब, जाते जाते ये फरमाइएगा कि पूरा अफगानिस्तान जो है तालिबान ने फतह कर लिया, ये वादी पंजशीर का क्या मसला है? वहां पे ये क्यों नाकाम होते हैं? इनको क्या कहते हैं, आगे से जो है मज़ाहमत का सामना क्यों करना पड़ता है वादी पंजशीर में? अगर आप अफगानिस्तान का नक्शा देखिए तो आपको पता चलेगा कि वादी पंजशीर जो है ये भी एक बहुत दुश्वार गुजार इलाका है। यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, वादियां हैं, और अहमद शाह मसूद जो हैं उन्होंने यहाँ पे रशियन ट्रूप्स के खिलाफ बहुत मुजामत की थी, और रशिया को भी उन्होंने नाकों चने चबवा दिए थे। तो वादी पंजशीर जो है इसको फतह करना जो है वो इसलिए भी मुश्किल है कि इसमें बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं, और अगर पहाड़ की एक चोटी पर 3 या 4 बंदे मौजूद हो और नीचे से सड़क ऊपर जा रही है और उस सड़क ने फिर आगे बहुत सी वादियों में जाना है, तो अगर आप उस सड़क को ब्लॉक कर दें और उस सड़क पर के राइट लेफ्ट पे जो पहाड़ी चोटियां हैं उन पर आप कब्जा कर लें और वहां से आप फायरिंग करते रहें, आप पत्थर सरकाते रहें, सड़क बंद कर दें, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज जो है वो वहां पे कुछ नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से जो अहमद शाह मसूद के जो साथी हैं उन्होंने वादी पंजशीर को महफूज बनाया हुआ है। वही टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो टैक्टिक्स उन्होंने 1979 से 1989 तक 10 साल में रशियन आर्मी के खिलाफ जो उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए थे, वही टैक्टिक्स अब वो तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखिए ना कि रशियन फौज थी जो, उसके पास तो एयरफोर्स भी थी, हेलीकॉप्टर भी थे, सब कुछ था। एयरफोर्स है ही नहीं है उनके पास, पायलट मौजूद ही नहीं है, ना उनके पास चंद हेलीकॉप्टर जरूर हैं लेकिन एयरफोर्स उनके पास नहीं है। इसलिए जो वादी पंजशीर है उसको फतह करने में तालिबान को मुश्किल पेश आ रही है।
मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे बात की और अफगानिस्तान के हवाले से अपना कीमती तजिया हमें पेश किया। नाज़रीन, हामिद मीर अफगानिस्तान के हवाले से पंहिंजो तजियो पेश करे रहियो हो। अफगानिस्तान की सूरत हाल जिथे तालिबान मुकम्मल कंट्रोल करे वरितो आहे ऐं पूरी दुनिया में हिन वक्त नज़रूं अफगानिस्तान ते आहिनि त अफगानिस्तान में हुकूमत कीअं थी क़ाइमु थिए ऐं उहा हुकूमत कीअं अमल थी करे। इहो हुयो अॼु जो प्रोग्राम। अॻिए हफ़्ते नए मौज़ूअनि सां गॾु अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।